Dear students, welcome to chemistry class of synthesis digital classes. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें अपन कर लें। एक तो आप लोगों को ये क्लासेस लेते समय हमेशा एक ऑनलाइन क्लासरूम रजिस्टर नाम से एक रजिस्टर डाल लीजिए केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट का अलग अलग डाल लीजिए, केमिस्ट्री का भी डाल लीजिए, और वो आपको आपके पास लेके बैठना है इस क्लासरूम के समय। और जगह जगह पर जहाँ जहाँ CRQs आए, क्लासरूम क्वेश्चंस आए, तो वहाँ पर आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करके पहले वो CRQ खुद सॉल्व करना, उसके बाद में वीडियो को रनिंग मोड में लाते हुए सॉल्यूशन देखना। तो उम्मीद है आप सभी क्लासरूम रजिस्टर लेकर के बैठे हैं और साथ में पेन लेकर के बैठे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर नीट से लगभग एवरेज 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 आते हैं। कई बार तो नीट जो एग्जाम है उसके पीछे ही पड़ जाता है इस चैप्टर के, और लगभग 2017 में इस अकेले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे। एवरेज 3 क्वेश्चन भी पिछले 6-7 ईयर के पेपर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस इन ए पेपर बहुत बार इसमें से आए हुए हैं। तो मिनिमम है 2, तो एवरेज तो अपन देखें तो 2.5 का ही बैठेगा, 2 से ज्यादा ही बैठेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेन जेई एडवांस में भी एवरेज आप देखोगे कि हर पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। जेई मेन में लास्ट ईयर तक 30 क्वेश्चन आ रहे थे, इस साल से 25 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से 2 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर के। केमिस्ट्री के टोटल 30 चैप्टर है, एवरेज 30 क्वेश्चन 30 चैप्टर में से आए तो 1 का बैठता है, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंस है। हमें लगता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से ऐसा लगता है कि बड़े कौन से कंपाउंड है, ऐसा कोई वाटर की तरह कोई फेमस कंपाउंड तो है नहीं, कॉमन सॉल्ट की तरह, शुगर की तरह कोई फेमस कंपाउंड है नहीं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनसे हम दिन रात घिरे हुए हैं। डाइंग इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कपड़ों के जितने कलर हैं उसमें से बहुत सारे कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से है। बहुत सारे ऐसे आप सब्सटेंसेस को आप दिन रात यूज कर रहे हो जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस पर हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनसे हम बिना जाने हम उनके टच में लगातार रह रहे हैं। फिर उसके बाद में वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी को कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे कौन कौन सी है। उसके बाद फॉर्मूला राइटिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, उसी तरह से परफेक्ट सिस्टम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग का भी। IUPAC नॉमेनक्लेचर है इनका भी, तो उसके रूल्स देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके फॉर्मूला राइटिंग का मेथड देखेंगे। उसके बाद वर्नर, सर अल्फ्रेड वर्नर, जो कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाते हैं, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सबसे पहले जाना, इनको फील किया, इनका इंपॉर्टेंस जाना और हम सबको बताया। और इन्होंने इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम की ब्रांच को केमिस्ट्री और साइंस को दिया है। तो अपन इसको देखेंगे, वर्नर थ्योरी इन्होंने दी, क्या दिया उस वर्नर थ्योरी के अंदर। फिर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होती है, जो भी कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे उनके अंदर जनरली आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन मिलेगा। कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। और डायरेक्शनल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने लगते हैं तो उनमें आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी बढ़ाते समय ये बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म है, वैसे इनमें भी आइसोमेरिज्म है। कौन कौन सी तरह की आइसोमेरिज्म है, उनका क्या नाम है, देखेंगे। फिर बॉन्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। इनकी बॉन्डिंग के लिए भी अलग अलग थ्योरीज दी गई है। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT दी गई, वो पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया, उसको पढ़ेंगे पूरा। और उसके बाद एक और थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो अपन VBT एंड CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक देखेंगे। यहां तक ये क्वेश्चन ही कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक पार्ट है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक स्पेशल कैटेगरी है। स्पेशल क्यों है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, किनको बोलते हैं, सारी बात डिटेल में देखेंगे 7th पॉइंट के अंदर। फिर 8th पॉइंट पे देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन से कम स्टेबल है, उनको अपन देखेंगे, उनका कंपेयर करेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टेबिलिटी, उनको देखेंगे।
फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिटेल्ड इंपॉर्टेंस अपन छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हुए समझेंगे और अंत में लास्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसा कि अपन ने शुरुआत में बात की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पता नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से खूब घिरे हुए हैं, खूब हम जानते हैं, इन कंपाउंड्स को पहचानते नहीं हैं, लेकिन हम इन कंपाउंड से खूब दिन रात इंट्रोडक्शन में हैं, दिन रात हम इनके कांटेक्ट में हैं। जैसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल से बात करूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, जिनकी वजह से, इस पिगमेंट की वजह से आरबीसी हमें रेड कलर की दिखाई देती है। ये हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका मेन सेंट्रल एटम है Fe+2, सेंट्रल एटम मेटल आयन के रूप में है Fe+2। तो हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसी तरह से हमारी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। जानते हो आप लोग सभी, बॉटनी में पढ़ते हो, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल आयन है Mg+2, मैग्नीशियम आयन। तो ये मेटल आयंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन होते हैं। हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, पर्टिकुलर मेटल का होगा। कौन कौन सी ऐसी मेटल है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकती है, वो भी अपन आगे देखेंगे। इसी तरह से एक और बहुत ही फेमस नाम जो बायो वाले स्टूडेंट को बड़ा अच्छी तरह मालूम है, विटामिन B12, जिसको अपन लोग साइनोकोबालेमिन भी कहते हैं, साइनोकोबालेमिन। इसका भी सेंट्रल, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। इसका सेंट्रल एटम है CO+3, सेंट्रल मेटल आयन CO+3, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, CO+3 का कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। बहुत सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जब हम आयंस का टेस्ट करते हैं, जब हम किसी सॉल्ट के पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को पहचानते हैं, तो हम उन सॉल्ट्स के आयंस का टेस्ट करते समय, स्पेशली पॉजिटिव आयंस का, कैटायंस का, धनायनों का टेस्ट करते समय, हम उनके अलग अलग रिएजेंट्स के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बना करके, अलग अलग कलर के कॉम्प्लेक्स बना करके हम उनका टेस्ट करते हैं और उनको पहचान लेते हैं। किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके वो मेटल एटम या वो मेटल आयन, वो पॉजिटिव आयन किसी पर्टिकुलर कलर का सॉल्यूशन दे देता है, जिससे हम उसको पहचान लेते हैं कि ये वाला आयन है, तभी ये कलर मिला है। तो आयंस के टेस्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत काम आता है, मेटलर्जी में बहुत काम आता है। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बहुत फेमस मेडिसिन्स हैं, उनको यूजेस में देखेंगे तो मेडिसिन्स के रूप में यूज करते हैं। बहुत सारी डाइज जो हम कपड़ों को कलर करने के लिए जो डाइज यूज करते हैं, वो डाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बहुत सारे कलर पेंट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं घरों के अंदर, दीवार पे, वाल पे पेंट करने के लिए, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से घिरे हुए हैं। वर्नर कहते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फ्यूचर है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फ्यूचर है। तो इस तरह से हम बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनको हम प्रैक्टिकली खूब यूज करते हैं, उसको इस चैप्टर में जानेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता था। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो, अच्छा एक चीज और बीच में आपको मैं बता दूं कि एक 1706 के आसपास साइंटिस्ट डायसबैक ने, ये साइंटिस्ट नहीं कहेंगे इनको, बेसिकली ये एक कलर पेंट बनाने वाले थे। पेंट जो हम दीवारों पर पेंट करते हैं, उसकी एक इंडस्ट्री चलाया करते थे और ये तरह तरह के प्रयोग करके नए नए कलर्स बनाते थे। तो इन्होंने भी कोइंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, बिना जाने एक कलर पेंट के रूप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज की, जिसको आज अपन लोग पर्शियन ब्लू कहते हैं, पर्शियन ब्लू, जिसका फॉर्मूला है Fe4 FeCN6 जिसके अंदर एक बाहर भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान है कि इनका कुछ पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करके लिखा जाता है।
ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये Fe+3 फेरिक आयन और FeCN6-4, जिसका ये जो Fe है वो Fe+2 है, +2 स्टेज के अंदर है ये वाला Fe। तो Fe+2 है ये वाला, दिस इज Fe+2, और 6 साइनाइड पे कितना हो जाएगा -6, तो दोनों मिला के कितना आ गया -4, 4 नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। अब जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फॉर्मूला मिल गया अपन को। इसको अपन बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। तो इस तरह से ये, इसको पर्शियन ब्लू नाम से बहुत फेमस है, बर्लिन ब्लू भी बोलते हैं इसको। तो इसलिए ये डाइसबेक नाम के एक पेंटर ने इसको बना दिया था। एक्चुअली पेंटर नहीं कह करके पेंट इंडस्ट्री चलाने वाले एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो इस तरह से बहुत सारे हम जो बर्जर कंपनी के या बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अपन जो है वो पेंट, कलर पेंट यूज करते हैं, उन कलर पेंट, ये जो कलर पेंट होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, जिनको हम दीवारों पर रंग पेंट कर लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक पेंट्स भी हैं, और इनऑर्गेनिक पेंट्स जो हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चारों तरफ, हमारे चारों तरफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिनके बारे में हम धीरे धीरे इसमें जानेंगे। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोला गया इनको, नाम बड़ा अजीब है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो चीज सिंपल नहीं हो, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो, उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो इनका नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों पड़ा, किसने दिया, और बाद में इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पड़ा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पड़ा। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है, और इस कहानी को समझने के लिए अपन एक शुरुआत करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि केमिस्ट्री में सॉल्ट कितने टाइप के माने गए हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अभी हम किसी ऑर्गेनिक एसिड का कोई सॉल्ट नहीं देखेंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें तो वो कितने टाइप के माने गए हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। वैसे तो सॉल्ट को डिवाइड करने के कई तरीके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के बेस पर अगर मैं बात करूं, कैटायन और एनायन के आधार पर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के आधार पर अगर अपन सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट मेनली 3 टाइप के, नॉर्मल और सिंपल सॉल्ट, एक कहलाते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, और एक कहलाते हैं डबल सॉल्ट या कंपाउंड बोल दीजिए। ये कहलाते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशनल, सॉल्ट और कंपाउंड। नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर एक ही टाइप का, या ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप का कैटायन हो, एक ही टाइप का एनायन हो, एक ही टाइप का पॉजिटिव आयन हो, एक ही टाइप का नेगेटिव आयन हो, जैसे NaCl, इट इज ए नॉर्मल सॉल्ट। एक कैटायन है Na+, एक एनायन है Cl-। इसी तरह से जो है वो Ca3PO4 ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट है। एक टाइप का कैटायन है Ca+2, एक टाइप का एनायन है PO4-3। इसी तरह से अगर अपन बात करें इसके अंदर NH4NO3, ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट है, कैटायन है NH4+ और एनायन है NO3-। तो इस तरह के सॉल्ट, चाहे वो कैटायन किसी सिंगल एटम से बना हो, चाहे ग्रुप ऑफ एटम से बना हो, जैसे अमोनियम जो है वो ग्रुप ऑफ एटम से बना है, लेकिन कैल्शियम जो है सिंगल एटम से बना है, एक ही टाइप का पॉजिटिव आयन हो, एक ही टाइप का नेगेटिव आयन हो, जो कि फेमस सॉल्ट होते हैं, ज्यादातर सॉल्ट ऐसे ही होते हैं, 90% सॉल्ट ऐसे ही हैं, तो इनको अपन बोलते हैं सिंपल या नॉर्मल सॉल्ट, हिंदी में बोलते हैं साधारण लवण। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं, ये बड़े रेयर होते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो एक ही टाइप के कैटायन के साथ 2 टाइप के एनायन नेगेटिव आयन, या एक ही टाइप के नेगेटिव आयन के साथ 2 टाइप के कैटायन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देके देखते हैं, ऐसे सॉल्ट जिसमें एक ही टाइप के कैटायन के साथ Ca+2 के साथ OCl- एनायन भी है और Cl- आयन भी है,
जिसको अपन लोग बोलते हैं CaOCl2, जिसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। यानी इसके अंदर एक एनाइन तो है हाइपोक्लोराइट आयन OCl माइनस, जो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl का एनाइन है, और एक है Cl माइनस आयन, एक नेगेटिव आयन है Cl माइनस आयन। तो इस तरह से दो टाइप के, एक ही टाइप का कैटाइन लेकिन दो टाइप के एनाइन, दोनों को मिला दिया तो CaOCl2। ये एक मिक्स सॉल्ट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं अपन, जो ब्लीच करने में, कपड़ों को ब्लीच करने में काम आता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है। इसी तरह से अभी बहुत काम आ रहा है इसी का एक भाई सोडियम हाइपोक्लोराइट, बहुत ज्यादा जो है कोरोना के अंदर सैनिटाइजर के रूप में खूब काम आ रहा है। कहीं पर भी अगर सैनिटाइज करना है तो अपन सोडियम हाइपोक्लोराइट, उसकी जगह कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड को भी यूज कर सकते हैं। उसके एक्वा सॉल्यूशन का छिड़काव करने से जो है वो अपने चारों तरफ जितने भी कोई बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस एक्सेट्रा है वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से एक और अपन देखते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये भी एक मिक्स सॉल्ट हो गया। इसमें एक टाइप के एनाइन के साथ दो टाइप के कैटाइन है, Na+, K+, दो टाइप के कैटाइन प्रेजेंट है, और एनाइन नेगेटिव आयन एक ही टाइप का प्रेजेंट है, SO4 और SO4-2। ऐसे बहुत सारे मिक्स सॉल्ट के और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं। एक बहुत ही फेमस मिक्स सॉल्ट है रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट, इन सब फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिएगा, इन सब नामों को आप नेम्स को याद कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। रोसेल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला क्या है? टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप लोग नहीं जानते तो ध्यान से देखिएगा। टार्ट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अपन ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेमिक, ओम्स गैप लो नाम से एक ट्रिक बताई जाती है आपको। ऑक्जेलिक एसिड सबसे छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें दो COH ग्रुप आपस में अटैच्ड होते हैं, इस तरह से, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। इसी का नेक्स्ट होमोलोग जो इससे नेक्स्ट CH2 और इसके अंदर ऐड कर दे तो बन जाता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा COH CH2 COOH। देखिए क्या हुआ, बीच में एक CH2 आ गया तो इसका नेक्स्ट बन गया मेलोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? मेलोनिक एसिड। इसी का नेक्स्ट, इसी का बड़ा भाई, ऑक्जेलिक का बड़ा भाई मेलोनिक, मेलोनिक का बड़ा भाई सक्सिनिक। सक्सिनिक एसिड क्या है? जैसे इसमें एक बीच में CH2 आया, सक्सिनिक के अंदर क्या होगा? सक्सिनिक एसिड के अंदर दो CH2 बीच में आ जाएंगे, COOH CH2 CH2 COOH। ये सीधा COH COH था, जब COH COH आपस में अटैच हो गए तो ऑक्जेलिक, बीच में एक CH2 आया तो मेलोनिक, और बीच में जब दो CH2 आ गए तो सक्सिनिक, बीच में तीन CH2 आ जाए COH CH2 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 COH तो ग्लूटामिक। तो इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, हमें एक बार सक्सिनिक एसिड तक ही देखना है। तो ये हो गया हमारा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से दो ब्रांचेस निकलेगी। मैं आपको टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद करवा रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। सक्सिनिक एसिड में जो ये बीच में H है, इन कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को हटाकर अगर अपन OH ग्रुप अटैच कर दें तो सक्सिनिक एसिड के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो अगर मैं एक H को हटाकर एक OH लगा दूं, इधर देखिए, एक H को हटाकर मैंने एक OH लगा दिया तो ये मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सक्सिनिक एसिड बन गया। इसको अपन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? ये एप्पल में मिलता है। मैलिक एसिड मैलम यानी एप्पल के अंदर मिलता है। अगर अपन इसी के अंदर, इसी में अगर अपन एक H को हटाकर एक OH और लगा दे, अब एक H को हटा के एक OH कहाँ लगाएंगे? अगर यहां पर अपन H को हटा के OH लगा दिया तो एक ही कार्बन पर दो OH आ जाएंगे, और आप लोग सभी जानते हो एक कार्बन पर दो OH स्टेबली रह नहीं सकते, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसलिए जो दूसरा वाला OH है वो कहाँ आएगा? यहीं आएगा, इस जगह आएगा। तो अपन देखेंगे कि बन जाएगा CH COOH CH COOH OH। सक्सिनिक एसिड में एक, दोनों बीच वाले कार्बन में से
एक H को हटा के एक OH लगाया मैलिक, और दूसरे वाले कार्बन के भी H को हटाकर इफ यू रिमूव दिस H एंड रिप्लेस वन OH तो बन जाता है टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड हो गया, याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, सक्सिनिक में मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मैलिक और डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सक्सिनिक एसिड इज टार्टरिक एसिड। ये हमें टैमरिंड में, इमली में मिलता है, इसलिए हम इसको इमली को, टैमरिंड को लैटिन लैंग्वेज में अपन टार्टरिका बोलते हैं, इसलिए इसको टार्टरिक एसिड बोलते हैं। तो ये टार्टरिक एसिड है। इसके अंदर ये जो दोनों H है ये एसिडिक H है, ये H भी H+ के रूप में रिप्लेस हो सकता है और ये H भी H+ के रूप में रिप्लेस हो सकता है। तो ये H को हटा के अगर सोडियम आ जाए और इस H को हटा के अगर पोटेशियम आ जाए तो एक मिक्स्ड सॉल्ट बन जाएगा, जिसका एनाइन तो होगा एक ही, टार्टरेट। नेगेटिव आयन तो एक ही होगा लेकिन पॉजिटिव आयन दो हो जाएंगे, सोडियम एंड पोटेशियम, तो वो बन जाएगा हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा OH CH CH OH COO minus Na plus COO minus K plus. So this is also a mixed salt. तो एक देखा ब्लीचिंग पाउडर, एक देखा सोडियम पोटेशियम सल्फेट, एक देखा रोसेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो इस तरह बहुत सारे मिक्स सॉल्ट भी नेचर में है। हालांकि नॉर्मल सॉल्ट जितने तो नहीं है, लेकिन फिर भी रेयर है ये, लेकिन फिर भी है नेचर के अंदर, तो ये मिक्स सॉल्ट होते हैं। अच्छा, इस ट्रिक को मैं पूरी कर दूं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, सक्सिनिक से मैलिक और टार्टरिक। और अब देखिए, अगर मैं सक्सिनिक में से इन दोनों कार्बन से एक एक H हटा दूं और पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं तो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा अपन को। और वो जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा -H2 कर दूं अगर मैं, तो जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह की होगी, दो तरह के आइसोमर्स होंगे, सिस एंड ट्रांस। तो अगर अपन सिस फॉर्म बनाए, C डबल बॉन्ड C COOH H, ये सिस फॉर्म हो गया, COH के सामने COH, H के सामने H, इसको अपन बोलेंगे मैलेइक एसिड। मैलेइक, देखिए नाम बड़े मिलते जुलते हैं, मेलोनिक, मैलिक, ये मैलेइक। और इसका जो ट्रांसफॉर्म बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका COOH H COOH H, इसका जो ट्रांसफॉर्म बनेगा वो कहलाएगा फ्यूमेरिक एसिड। तो ये आप फेमस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को, उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को याद कर सकते हो। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, मैलिक, टार्टरिक, मैलेइक, फ्यूमेरिक। तो चलिए, इस बहाने हमने कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड याद कर लिए। और अब अपन आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जिसमें हमने देखा कि सॉल्ट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट के रूप में मिलने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड तीन तरह के हैं, नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट, उनको अपन देखा, फिर मिक्स सॉल्ट को देखा। और अब आते हैं अपन मॉलिक्यूलर और एडिशनल सॉल्ट के अंदर। ये देखिए, इन दोनों से ही बड़े अलग, इससे स्पेशल ये था और अब ये बड़े स्पेशल है। मॉलिक्यूलर या एडिशनल सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे कभी कभी केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 स्टेबल कंपाउंड्स स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में आपस में मिल करके एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। When 2 or more stable compounds combine with each other in definite stoichiometric proportion to form a new compound, then this new compound is called molecular or additional compound. अगर सॉल्ट है तो मॉलिक्यूलर और एडिशनल सॉल्ट। आप लोगों से ऐसा कैसे हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा सॉल्ट मिलकर के एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा हो सकता है। इसके बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, पोटेशियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसी के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिला रखा था। एक्वस सॉल्यूशन था इसलिए वाटर खूब सारा पड़ा था, और उस वाटर को उन्होंने इवापोरेट करना चालू किया। उनको लगा कि दोनों सॉल्ट को अपन ड्राई फॉर्म में ले लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में, ड्राई क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे और लेकर के फिर दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो उन्होंने देखा कि जब वाटर को वो इवापोरेट कर रहे थे तो पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का मिक्सचर नहीं मिला। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 1:1 मोलर रेशियो में,
और वाटर के साथ 6 मोलर रेशियो में कंबाइन होकर के एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, जिसका फॉर्मूला अपन बोलते हैं KCl.MgCl2.6H2O, और उसका नाम दिया अपन ने कार्नेलाइट। इट वॉज अ न्यू कंपाउंड। The properties of melting point of, boiling point of, crystalline structure of, color of, taste of carnallite was quite different from pure potassium chloride, was quite different from pure magnesium chloride. इसके जो प्रॉपर्टीज थी वो इसकी प्योर स्टेट वाली प्रॉपर्टीज, इसकी प्योर स्टेट वाली प्रॉपर्टीज और इसकी प्योर स्टेट वाली प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग एक नया ही कंपाउंड बन गया। इस नए कंपाउंड को बोला गया एडिशनल कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया मिलाया गया और अमोनिया मिला करके गर्म किया गया टिल इवापोरेशन, पूरा वाटर उड़ जाए उतने तक। तो देखा कि कॉपर सल्फेट और अमोनिया 1:4 मोलर रेशियो में कंबाइन होकर के एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट जाते हैं CuSO4.4NH3, CuSO4.4NH3, जिसको बाद में जाकर के यूं लिखा जाने लगा CuNH3(4SO4). पहले इसको भी इसी तरह लिखा गया CuSO4.4NH3। जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिल करके एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अपन उन सारे स्टेबल कंपाउंड्स, जो कंपोनेंट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जिनके मिलने से वो बनता है, उनके बीच में डॉट डॉट लगा देते हैं और वो स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन लिख देते हैं। इसका स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन 4 है, यहाँ इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 6 है। तो इस तरह से केमिस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल मिलने लगे जहां 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 स्टेबल कंपाउंड्स मिल करके नए नए कंपाउंड्स बनाने लगे, और उन नए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट कंपाउंड से बिल्कुल अलग थी, और इनको बोला गया मॉलिक्यूलर और एडिशनल सॉल्ट्स और मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड्स। ये भी एक सॉल्ट था, ये भी एक सॉल्ट था। तो इस तरह से इसका नाम दे दिया गया कॉपर सल्फेट टेट्राएमीन, या बाद में टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट बोल दिया गया इसको। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, ये किस तरह के कंपाउंड होते हैं मॉलिक्यूलर। तो ये जो मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड है, इनको आगे जा करके यहां मैं बीच में ले लेता हूं इनको, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड हिंदी में बोलते हैं। मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड को योगात्मक यौगिक, आणविक यौगिक, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। इनके मेनली 2 कैटेगरीज बनाई गई। एक कहलाए डबल सॉल्ट और एक कहलाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो आगे जाकर के बाद में कहलाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें क्या डिफरेंस है? डबल सॉल्ट ये भी मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड है, लेकिन इन दोनों में बड़े फंडामेंटल डिफरेंसेस है। जैसे मैं आपके सामने 3-4 एग्जांपल लिख रहा हूं। एक एग्जांपल तो अभी अपन ने देखा था KCl.MgCl2.6H2O, जिसको अपन बोलते हैं कार्नेलाइट। दूसरा एग्जांपल कार्नेलाइट के बाद में इसके अंदर जो आता है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, मोहर सॉल्ट, FeSO4.NH4(2)SO4.6H2O। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है डबल सॉल्ट का, हिंदी में बोलते हैं द्विक लवण। इसका बहुत ही पोटास एलम, जो नॉर्मल एलम है हमारी फिटकरी, पोटास एलम और नॉर्मल एलम, Al2 पोटेशियम सल्फेट K2SO4.Al2SO4(24H2O। इसको कई लोग यूं भी लिख देते हैं, देखिए आप, पोटेशियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट 1 और 3 4 है और वाटर 24 है। तो इन पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो पोटेशियम 2 की जगह 1 हो गया, एल्यूमिनियम 2 की जगह 1 हो गया, सल्फेट 3 और 1 4 की जगह 2 हो गए और वाटर 24 की जगह 12 हो गए। तो इस एनसीईआरटी ने इसको पोटास एलम को यूं दे रखा है, KAlSO4 होल ट्वाइस
डॉट 24H2O, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। पूरे को हाफ कर दिया, 24 को 12 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, 3 and 1 4 को 2 कर दिया। तो इस तरह से दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ज्यादा फेमस तरीका ये है। ये तीनों जो मैंने लिखे हैं ये डबल सॉल्ट्स है, दीज आर डबल सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 3 एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। CuNH3 होल 4 SO4, जिसको अपन पहले यूं भी लिख सकते हैं CuNH3 CuSO4 डॉट 4NH3। सेकेंड एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं K4FeCN होल 6, जिसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 4KCN डॉट FeCN होल ट्वाइस। 4 molar proportion of KCN and 1 molar proportion of CN whole twice। तीसरा अपन एक लिख सकते हैं K3FeCN whole 6, और इसको लिख सकते हैं 3KCN डॉट FeCN whole thrice। पोटेशियम साइनाइड का 3 मोलर प्रोपोर्शन, और फेरिक साइनाइड, ये फेरस साइनाइड Fe+2 इज कॉल्ड फेरस एंड Fe+3 इज कॉल्ड फेरिक। तो फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड 1:4 रेशियो में, और फेरिक साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड 1:3 रेशियो मिल जाए तो ये बन जाता है। एक और लिख देता हूं मैं आपके सामने AgNH3 होल ट्वाइस Cl, और इसको मैं यूं लिख सकता हूं AgCl डॉट 2NH3। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपके सामने डबल सॉल्ट लिखे, ये मैंने आपके सामने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे। अब इसको बारीकी से अपन समझते हैं। दोनों को शुरुआत में मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड माना गया था, लेकिन बाद में दोनों में डिफरेंशिएट किया गया। ऐसे मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से बने ऐसे मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड जिनको जब वापस वाटर में डिसॉल्व करते थे तो वो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने पूरे कंपोनेंट आयंस के अंदर एज इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते थे। जैसे अगर अपन KCl.MgCl2 डॉट 6H2O कार्नेलाइट को अगर वापस वाटर में डिसॉल्व करें तो KCl अलग, MgCl2 अलग और वाटर अलग हो जाएगा। KCl कंप्लीटली अपने कंपोनेंट आयन K+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। MgCl2 कंप्लीटली Mg+2 एंड 2Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा और वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर मैं एक कंटेनर के अंदर, एक बीकर के अंदर कार्नेलाइट को डिसॉल्व करूं 1 मोल कार्नेलाइट, और मैं दूसरे बीकर के अंदर, यहां लिख देता हूं मैं, दूसरे बीकर के अंदर मैं 1 मोल KCl अलग से डाल दूं, उसके बाद 1 मोल MgCl2 अलग से डाल दूं। अगर 2 बीकर के अंदर, ये बीकर 1 है, ये बीकर 2 है, तो आप देखोगे कि 1 मोल कार्नेलाइट के अंदर भी ओवरऑल मिला के 1 मोल K+ होगा, 1 मोल Mg+2 होगा एंड 3 मोल Cl- होगा। और इसके अंदर मैं देखूंगा तो इसमें भी 1 मोल K+ होगा, 1 मोल Mg+2 होगा एंड 3 मोल Cl- होगा। कोई डिफरेंस नहीं होगा, देयर इज नो डिफरेंस। कार्नेलाइट का एक्वस सॉल्यूशन और KCl अलग से डाल दूं, MgCl2 अलग से डाल दूं, उनके दोनों के 1 मोल डाल दूं तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कार्नेलाइट ऐसा एडिशनल कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर कंप्लीटली अपने कंपोनेंट सॉल्ट्स में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और वो कंपोनेंट सॉल्ट्स भी आगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और सॉल्यूशन स्टेट में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन स्टेट में इसका कोई अलग बिहेवियर नहीं है। सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में प्योर KCl का क्रिस्टल अलग था, प्योर MgCl2 का अलग था और कार्नेलाइट का अलग है, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में KC और MgCl2 के मिक्सचर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ऐसे एडिशनल सॉल्ट, ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड
जो स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में तो अपना अलग इंडिविजुअल स्पेसिफिक बिहेवियर रखे, अपना अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन स्टेट, टेस्ट, कलर रखे, लेकिन डिसॉल्व्ड स्टेट में अपने कंपोनेंट्स में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो कहलाते हैं डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है। इसका मतलब केवल क्या हो रहा था कि जब KCl और MgCl2 मिलकर क्रिस्टलाइज हो रहे थे एक साथ, तो उन्होंने एक अलग स्पेसिफिक क्रिस्टल बना लिया जो कि प्योर KCl के क्रिस्टल और प्योर MgCl2 के क्रिस्टल से अलग है। लेकिन जब दोनों को डिसॉल्व किया, जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर गायब हुई, तो वापस एक मिक्सचर की तरह बिहेव करने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि केवल वो जो अलग बिहेवियर था, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ आयंस में। आयंस सारे के सारे वैसे के वैसे पड़े हैं। केवल सॉलिड स्टेट में जब उन आयंस का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया था, एक अकेले K+Cl- से घिरे हुए थे, अकेले Cl- K+ से घिरे हुए थे, अकेला Mg+2 Cl- से सराउंडेड था, Cl- Mg+2 सराउंडेड था, अकेला KCl क्रिस्टल था, अकेला MgCl क्रिस्टल था। अब दोनों सॉल्यूशन में मिक्स होकर के जब एक साथ क्रिस्टलाइज करवाए जाने लगे, तो उन्होंने नया क्रिस्टल बना लिया जिसमें Cl- को K+ और Mg+2 दोनों घेरे हुए हैं, दोनों सराउंड किए हुए हैं, तो एक नया क्रिस्टल बन गया। तो क्रिस्टल स्टेट में तो अलग बिहेवियर है, लेकिन डिसॉल्व्ड स्टेट में जब क्रिस्टल टूटता है तो वही वापस सेम बिहेवियर है। तो ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे एडिशनल कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो केवल अपनी स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन बिहेवियर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में बदलाव की वजह से सॉलिड स्टेट में अलग कंपाउंड की तरह नजर आते हैं, वास्तव में कोई अलग कंपाउंड बना नहीं है, सॉलिड स्टेट में वो अलग कंपाउंड की तरह नजर आ रहा है, लेकिन वो वास्तव में उन दोनों सॉल्ट का मिक्सचर ही है, और वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर उनकी पोल खुल जाती है, वो कंप्लीटली अपने दोनों कंपोनेंट्स के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। सब सारे डबल सॉल्ट्स इसी तरह से होते हैं। जैसे कार्नेलाइट है, उसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं, कार्नेलाइट के साथ साथ मोर सॉल्ट की बात करूं, फेरस सल्फेट FeSO4 होल ट्वाइस .NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट .6H2O, इसको आप डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर, ये कंप्लीटली फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस अलग हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट और वाटर अपना अलग हो जाएगा। अच्छा, फेरस सल्फेट भी पूरी तरह से फेरस और सल्फेट में टूट जाएगा, अमोनियम सल्फेट भी पूरी तरह से अमोनियम एंड सल्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा। और आपको मोर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले, ये मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले, या आप एक बीकर के अंदर अलग से 1 मोल फेरस सल्फेट 1 मोल अमोनियम सल्फेट डाल दो, दोनों में कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। मोर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन तीनों के कंप्लीटली टेस्ट देगा। कोई भी सॉल्ट उन्हीं के टेस्ट देता है, किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन जो जो आयंस उसमें एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह से पोटास एलम जो है, उसके अंदर पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर रहने लगे, सॉलिड स्टेट में नए बिहेवियर आ गया, नया कैरेक्टर आ गया, लेकिन डिसॉल्व किया तो पोटेशियम सल्फेट पूरी तरह, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग अलग होके पोटेशियम सल्फेट में टूट गया, एल्यूमिनियम सल्फेट में टूट गया, और हमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट तीनों के टेस्ट मिले, तीनों का टेस्ट उसने पॉजिटिव दिया। तो ऐसे सॉल्ट्स जो है वो डबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। और इनकी बड़ी सिंपल केमिस्ट्री थी, हमें समझ में आ गया कि जब सॉलिड स्टेट के अंदर ये आयनाइज, जब क्रिस्टलाइज हो रहे थे, उस समय इन्होंने नई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना ली, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में नई प्रॉपर्टी आ गई, और जैसे डिसॉल्व किया वापस वही पुरानी प्रॉपर्टीज उनके मिक्सचर की तरह बिहेव करने लगे। कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, किसी आयन का टेस्ट देना बंद नहीं हुआ है, अभी भी आयनिक बॉन्ड ही है, कोई नई तरह का बॉन्ड नहीं बना, कोई नई तरह की इंटाइटी नहीं बनी, केवल सॉलिड स्टेट में अलग प्रॉपर्टी थी, लिक्विड स्टेट में वापस वो अपने कंपोनेंट्स में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। इनकी केमिस्ट्री बड़ी सिंपल थी, बहुत काम के थे, ये भी बड़े फेमस हुए। डबल सॉल्ट, 3 फेमस एग्जांपल हमने देखे, कार्नेलाइट, मोर सॉल्ट और पोटास एलम, और इन तीनों का फॉर्मूलाज भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और भी बहुत सारे डबल सॉल्ट है जिनको समय समय पर आप देखोगे। अब आइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए अपन इस फेमस एग्जांपल को लेवें, CuSO4 कॉपर सल्फेट +4 अमोनिया मिले, एक वाटर के अंदर दोनों को डिसॉल्व किया गया था, फिर गर्म किया गया, गर्म किया तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गया, एडिशनल कंपाउंड बन गया CuSO4.4NH3, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में अलग से, माइनस वाटर, सारा वाटर इवापोरेट करवा दिया। इसके भी जैसे कार्नेलाइट की अपनी अलग प्रॉपर्टी थी, KCl और MgCl2 से अलग, उसी तरह से इसकी भी अपनी अलग प्रॉपर्टी थी,
इससे बिल्कुल अलग, प्योर कॉपर सल्फेट से अलग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, प्योर अमोनिया से अलग। अमोनिया तो लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, वेपर है, जबकि ये सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, सॉल्ट था। अब इस सॉल्ट को हमने वापस वाटर में डिसॉल्व किया। एक बार इनको मैं हटा देता हूं, वापस वाटर में डिसॉल्व किया, रीडिसॉल्व्ड इन वाटर, रीडिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखिए क्या कमाल हुआ। डिसॉल्व किया, हमने सोचा कि चलो भाई ये भी टूट जाना चाहिए। Cu+2 का टेस्ट नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस सॉल्यूशन के अंदर, मान लीजिए हमने इसको जो है वो एक बीकर में वापस वाटर में डिसॉल्व किया इसको, ये बीकर Copper+2 का टेस्ट नहीं दे रहा, ये बीकर अमोनिया का टेस्ट नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है इसके अंदर अमोनिया है ही नहीं, गायब हो गई है, कॉपर आयन गायब हो गए। और सल्फेट का टेस्ट ये अभी भी दे रहा था, सल्फेट का टेस्ट अभी भी दे रहा था। साइंटिस्ट को लगा ये क्या हो गया, Copper+2 और अमोनिया क्या गायब भी हो गए अंदर से, सल्फेट सल्फेट ही बचा है। तो पता चला कि नहीं, एक नई इंटाइटी का टेस्ट मिल रहा है, एक नई इंटाइटी का परीक्षण मिल रहा है जो कि प्योर Cu+2 से एकदम अलग है, प्योर अमोनिया से भी अलग है। हर आयन के, हर कंपाउंड के पहचानने के टेस्ट केमिस्ट्री में डेवलप हो रखे हैं। Cu+2 का टेस्ट डेवलप हो रखा है, Cu+2 को पहचानने कई टेस्ट है। आप पॉजिटिव आयन के एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे केमिस्ट्री में, सॉल्ट एनालिसिस में एल्केली रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स एनालिसिस, पॉजिटिव आयन एनालिसिस और नेगेटिव आयन एनालिसिस, तो वहां पर अपन ये सब बातें देखेंगे। तो Copper+2 का अपना टेस्ट है, Copper+2 का टेस्ट ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था इस सॉल्यूशन में Copper+2 आयन है ही नहीं। पहले अकेले कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर दो, अकेले कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो Copper+2 का टेस्ट भी दे रहा है, सल्फेट आयन का टेस्ट भी दे रहा है, दोनों का टेस्ट मिल रहा है। अकेले इसको डिसॉल्व कर दे तो, अकेले अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर दो, अकेले अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर दो, अमोनिया का टेस्ट दे रहा है। लेकिन एक बार इन दोनों को हीट दे करके इसमें कन्वर्ट करके फिर वापस वाटर में डिसॉल्व किया, Copper+2 का आयन का टेस्ट नहीं आ रहा, अमोनिया का टेस्ट नहीं आ रहा और सल्फेट का टेस्ट अभी भी आ रहा है। और एक नए आयन के टेस्ट आ रहे हैं सल्फेट के साथ साथ, जिसको बाद में बोला गया CuNH3 4+2, अ न्यू आयन, जिसका टेस्ट प्योर कॉपर आयन के टेस्ट से थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब जब इससे ये बना तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच कुछ फुसर फुसर हुई आपस में, इन दोनों ने मिलकर एक नया संगठन बना लिया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और वो नया ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाने लगा Cu+2 और अमोनिया। अब इस सॉल्यूशन में, अब इस कंपाउंड के बनने के बाद Cu+2 और अमोनिया अपना फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख रहे हैं। Cu+2 अलग हो गया है और अमोनिया जो है, Cu+2 और अमोनिया ने मिलकर एक नया इंटाइटी बना लिया है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स इंटाइटी बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटाइटी इसलिए बोले क्योंकि हमें उस समय केमिस्ट्री में ये पता ही नहीं चला। 18th सेंचुरी का एंडिंग था, 19th सेंचुरी की शुरुआत थी, 19th सेंचुरी का एंडिंग था, 1890 के आसपास की बात है। हमें ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बॉन्ड बना होगा इन दोनों के बीच। इन दोनों ने मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक नई इंटाइटी बना ली, तो कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनाए। अब ये तो है Cu+2 कैटायन और ये है न्यूट्रल NH3, इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो हम इस बॉन्ड की नेचर को समझ नहीं पाए बहुत समय तक केमिस्ट्री में, हमें इसका रहस्य समझ में नहीं आया। हमें लगा ये कौन से नया बॉन्ड बन गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कोई कॉम्प्लेक्स इंटाइटी बन गई है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सी नई इंटाइटी बन गई है, और इसलिए हम इसको बोलने लगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इन इंटाइटीज को बोलने लगे कॉम्प्लेक्स इंटाइटी, और ये कंपाउंड कहलाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री हमारे पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसमें कौन से नया बॉन्डिंग आ गया है, Cu+2 NH3 अलग अलग क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसा कौन सा बॉन्ड बन गया है जो कि वाटर स्टेट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों, क्या हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमने ज्यादा सर नहीं दुखाया, हम इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, हम इनका यूज करने लगे, लेकिन हमने इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलना स्टार्ट कर दिया। बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि इनके अंदर इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें ये लॉन पेयर डोनर है और ये लॉन पेयर एक्सेप्टर है।
Cu+2, ये बाद में पता चला, उस समय पता नहीं था। फिर इसलिए जब ये डिस्कवरी हुई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने माना कि यहाँ लॉन पेयर बनता है, लॉन पेयर डोनर लॉन पेयर एक्सेप्टर के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से इस कॉम्प्लेक्स इंटाइटी को बोलने लगे आगे जाकर के कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। इसलिए इसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले बोलने लगे और बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलने लगे। तो इस तरह के कंपाउंड, जिन ऐसे डबल सॉल्ट ऐसे एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो ये डबल सॉल्ट से अलग होते थे, जो कि अपने कुछ कंपोनेंट आयंस का एक बार एडिशनल कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद अपने दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर इंटाइटीज कंपोनेंट्स का टेस्ट देना बंद कर देते थे, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म कर लेते थे, और इनका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट दोनों के अंदर होता था, उनको हम बोलने लगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और बाद में बोलने लगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, पोटेशियम साइनाइड प्लस फेरस साइनाइड मिले, FeCN होल ट्वाइस 4KCN मिलके वही वापस वाटर हमने हटाया, इसका एक कोई सॉल्यूशन था, इसका एक कोई सॉल्यूशन था, बन गया अपने पास FeCN होल ट्वाइस डॉट 4KCN बन गया। अब इसको बनने के बाद अपन ने देखा तो Fe+2 का टेस्ट नहीं मिल रहा, साइनाइड का टेस्ट नहीं मिल रहा, पोटेशियम का टेस्ट अभी भी दे रहा है। इसने किस किस का टेस्ट देना बंद किया था डियर स्टूडेंट्स? Cu+2 का टेस्ट नहीं मिल रहा था, अमोनिया का टेस्ट नहीं मिल रहा था, और सल्फेट का मिल रहा था। इसने किस किस का टेस्ट देना बंद कर दिया? साइनाइड का नहीं मिल रहा, एक भी साइनाइड लग रहा है जैसे कोई 2 साइनाइड यहां है, 4 साइनाइड यहां है, 6 के 6 साइनाइड से गायब हो गए हैं, और चारों पोटेशियम का टेस्ट मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन गया है, कोई मिस्टीरियस बॉन्ड बन गया है जो वाटर स्टेट में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए ये वाटर में अपनी अलग इंटाइटी रख रहे हैं। और हमने क्या किया, ये 4 K+ को अलग कर दिया, और इस जिन का टेस्ट मिलना बंद हो जाता था हम कहते थे ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड में बॉन्डिंग करके कॉम्प्लेक्स इंटाइटी में कन्वर्ट हो गए, हम इनको अलग से रख देते थे स्क्वायर ब्रैकेट में। इसमें इन दोनों का टेस्ट मिलना बंद हुआ था, ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव आयन बनेंगे, यहां ये दोनों मिलकर के ओवरऑल नेगेटिव आयन बनेंगे। तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। यहां ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव आयन CuNH3 होल 4, तो इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो इस तरह से जो इंटाइटीज का टेस्ट मिलना बंद हो जाता था उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते थे, उसमें भी मेटल पार्ट को पहले लिख देते थे और बाद वाले पार्ट्स को बाद में लिख देते थे, दूसरे अदर पार्ट्स को। और अगर वो मिल करके पॉजिटिव इंटाइटी बना रहे थे इनको पहले और इसको बाद में लिख देते थे। और अगर ये जो कॉम्प्लेक्स इंटाइटी बन रही है मिस्टीरियस बॉन्ड की वजह से, कौन सा बॉन्ड हमें नहीं मालूम, पहले उससे मालूम नहीं था, हम उनको अगर ये दोनों मिलके +2 और 6 माइनस मिलके क्या बनाएंगे -4, और ये क्या बन जाएगा 4K+। तो इसको हम बाद में यू बोलने लगे K+ और FeCN होल 6 -4, तो ये मिलकर के K4 FeCN होल 6 बना, तो ये पॉजिटिव आयन था। इसको बोलने लगे कॉम्प्लेक्स इंटाइटी, इसको बोलने लगे कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, बाद में पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स इंटाइटी, और ये पूरा कंपाउंड कहलाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी तरह से जब अपन तीसरा जो एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं कि 3KCN जब FeCN होल थ्राइस के साथ मिलता था क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में, अपन पहले FeCN होल थ्राइस डॉट 3KCN बना लेते थे। अब इसको वापस वाटर में डिसॉल्व करते थे, Fe+3 का टेस्ट मिलना बंद हो जाता, 3 साइनाइड और 3 साइनाइड 6 साइनाइड का टेस्ट मिलना बंद हो जाता था, और 3K+ का टेस्ट अभी भी मिलता था। हम कहते थे एक कंपाउंड बन गया है, एक नया कंपाउंड बन गया है जिसमें इन दोनों ने मिल करके एक इंटाइटी बना ली है, और इसको हम बोलने लगते हैं तीनों के अभी भी अपना टेस्ट दे रहे हैं। FeCN होल 6 अपना टेस्ट नहीं दे रहा, एक नए आयन के टेस्ट मिल रहे हैं FeCN होल 6 -3 के, और इस तरह इसको लिख देते थे। तो जिन का टेस्ट मिलना बंद हो जाता उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिनको डाला उसमें मेटल को पहले लिख देते, बाकी आयंस को बाद में लिख देते, और
जिनका टेस्ट अभी भी मिलता था उनको पहले लिख देते, अगर वो पॉजिटिव आयन होते तो इससे पहले लिख देते, उस समय ये नेगेटिव आयन होता, और अगर ये जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है ये पॉजिटिव आयन होती और ये जो काउंटर आयन, इसको बोलने लगे काउंटर आयन, इसको बोलने लगे कॉम्प्लेक्स आयन। काउंटर आयन नेगेटिव आयन होता उसको बाद में लिख देते, और कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होता तो उसको पहले लिख देते। उल्टा होता, काउंटर आयन अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता तो उसको पहले और इसको बाद में। तो इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाने लगे। तो डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है बच्चों, समझ में आया? मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड की दो कैटेगरी बनी। फिर ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड की दो कैटेगरी मिली। नंबर 1 डबल सॉल्ट और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। डबल सॉल्ट मिला KCl.MgCl2.6H2O और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला CuNH3 4SO4 टाइप के कंपाउंड। इसमें क्या होता था, ये भी डबल सॉल्ट था, ये भी डबल सॉल्ट की तरह ही एडिशनल कंपाउंड था CuSO4.4NH3, लेकिन बाद में क्या होता था, जब इसको डिसॉल्व करते Cu+2 का टेस्ट नहीं मिलता, अमोनिया का टेस्ट नहीं मिलता और सल्फेट का टेस्ट अभी भी मिल रहा था, इसलिए हमने इसको यूं बता दिया कि ये एक नई एंटाइटी में कन्वर्ट हो गया है। इस एंटाइटी को हमने कॉम्प्लेक्स आयन बोल दिया क्योंकि हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं था। तो इस तरह से ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कि पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में अपनी अलग प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर अपने कंपोनेंट आयंस में कंप्लीटली टूट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। और ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट के साथ साथ, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट के साथ साथ डिसॉल्व्ड स्टेट में भी अपनी अलग एंटाइटी रखते हैं, अपने कंपोनेंट्स के कुछ आयंस की आइडेंटिटी को परमानेंटली गायब कर देते हैं, और सॉल्यूशन स्टेट में भी कुछ नए आयंस बना लेते हैं, और नए आयंस बन जाते हैं जो सॉल्यूशन स्टेट में भी एज इट इज स्टेबल रहते हैं। बन तो वो सॉलिड स्टेट में जाते हैं, सॉल्यूशन स्टेट में नहीं बनते, सॉलिड स्टेट में बन जाते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में बने नए आयंस सॉल्यूशन स्टेट में भी अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं। इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बोला क्योंकि वो जो नया आयन बनता है वो जिन कंपोनेंट्स के बीच बनता है उन कंपोनेंट्स के बीच के बॉन्ड को लंबे समय तक समझा नहीं जा सका, बाद में पता चला कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। अब हमें डबल सॉल्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, डबल सॉल्ट तो बेचारे सिंपल्स हैं। इनमें ये नया बॉन्ड कौन सा है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई, इनका पूरा स्टडी किया गया, बड़े अजीब से थे ये, इनका नॉमेनक्लेचर किया गया, इनमें आइसोमेरिज्म मिलने लगी, उस आइसोमेरिज्म की स्टडी हुई, वर्नर थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। तो अब ये हमारा पहला पॉइंट या इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब सेकंड पॉइंट में अपन क्या करेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलग अलग एग्जांपल्स लेते हुए इनके स्ट्रक्चर्स को, इनके अलग अलग एंटाइटीज के भाग को समझेंगे कि इनको वो नाम क्यों दिए गए, और तरह तरह की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर एक्सेट्रा देखेंगे। तो अपना पहला क्लास अपन यहीं आज समाप्त करते हैं। सेकंड क्लास में अपन इन सब बातों की स्टडी करेंगे। थैंक यू।